सो बायोमार्कर क्या होता है कि अगर we always in our Zahra medicine, when we have diseases, they are diagnosed by some existing gold standard. Lekin there might be some deficiency in that gold standard. That deficiency can be one, which in that it is the diagnosis might be dependent upon examination, and both these things are subject to human error because of patient recall, motivation on part of patient and doctor, and they are therefore subjective. And usually there is a lookout for an objective biomarker. Or the current test, which is available as gold standard, may be very expensive, may not be easily available everywhere, and there might be a search to look for a affordable biomarker which is as accurate or nearly as accurate as the gold standard. तो इन तमाम वजूहात की वजह से हमारी बायोमार्कर स्टडीज डेवलप होती हैं. बेसिकली व्हाट वी डू इन बायोमार्कर स्टडीज इज कि वी हैव अ कंटिन्यूस वेरिएबल, अ टेस्ट. लाइक आप लोग मुख्तलिफ जो टेस्ट्स हैं उनमें दो ग्रुप्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के दो ग्रुप्स हों, चाहे वो कोहॉर्ट के दो ग्रुप्स हों, चाहे वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के दो ग्रुप्स हों, या केस कंट्रोल स्टडीज के ग्रुप्स हों. अगर उनमें एक कंटिन्यूस वेरिएबल आप टेस्ट कर रहे हो तो इसके अंदर आप डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी का एनालिसिस कर सकते हो. कैसे कि हमें एक वो टेस्ट की वैल्यूज चाहिए कंटिन्यूस वेरिएबल की, एंड ऑन द अदर हैंड वी रिक्वायर अ बाइनरी वेरिएबल, समथिंग विद द आंसर ऑफ yes and no. This yes and no can be presence and absence of disease. For example, Zobia, if you look for biomarker in say schizophrenia, ठीक है, और आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक आप एक सीरम लेवल्स ढूंढ लेती हो किसी इन्फ्लेमेटरी मार्कर की या किसी और सीरम लेवल्स की, और उसको आप केस ऐसे पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया विदाउट स्किज़ोफ्रेनिया में भी कंपैरिजन हो सकता है, और उसकी बेसिस पे आप डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी का एनालिसिस कर सकते हो. या इट कैन बी समथिंग एल्स, एक मॉर्टेलिटी का या मॉर्बिडिटी का मार्कर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल COPD में अगर कोई पेशेंट कर रहा है, कोई स्टूडेंट कर रहा है फ्रीक्वेंट एग्जैसरबेशंस एंड इनफ्रीक्वेंट एग्जैसरबेशंस, ये दो ग्रुप्स बनाए हैं क्योंकि उसका आउटकम ऑफ इंटरेस्ट ये चीज है कि आइदर द आउटकम इज फ्रीक्वेंट एग्जैसरबेटर और इनफ्रीक्वेंट एग्जैसरबेटर. तो इस बाइनरी आउटकम के अगेंस्ट वो कोई बायोमार्कर स्टडी करेगा, वो इस चीज की डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी कर सकता है. डेथ कैन ऑल्सो बी अ बाइनरी बायोमार्कर. जैसे मैंने वो कोविड स्टडी की एग्जांपल दी थी कि आप जो पेशेंट एडमिट होते हैं, मे बी यू वांट टू स्टडी अ बायोमार्कर इन दोज पेशेंट्स and your outcome variable can be after 1 month or 3 to 4 weeks death and alive, dead and alive. This is the binary. तो ये prerequisites हैं हमारे बायोमार्कर स्टडी को में एनालिसिस करने के लिए, and that analysis is mainly analyzing sensitivity, specificity, positive predicted value, negative predictive value, and ROC curve. ROC कर्व के एनालिसिस के बाद आप एक्चुअली प्रपोज कर सकते हो कि ये जो मैंने केमिकल स्टडी किया है इन दो ग्रुप्स में, इसकी इस कट ऑफ वैल्यू पे आप डायग्नोज कर सकते हो आउटकम को. दिस इज अ, और आप 2-3 बायोमार्कर्स को इस तरह से आपस में कंपेयर भी कर सकते हो कि ये ज्यादा एक्यूरेट है फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम एज कंपेयर टू द अदर वन. अब हाउ डू वी गो अबाउट इट? लेट मी स्टार्ट. कोई भी देखें तो उसमें एक तो सिंपल कंपैरिजन नहीं सिर्फ किया होता दो ग्रुप्स में टी टेस्ट का, वो तो सिंपल कंपैरेटिव स्टडी है. अगर हमने इसको अब एक बायोमार्कर स्टडी के लेवल पे लेके जाना है तो इसमें ये 4 चीजें भी हम डिस्क्राइब करते हैं. वो क्या 4 चीजें हैं? सबसे पहले सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी का मतलब है कि टेस्ट कितना सेंसिटिव है, यानी जितने लोगों में ये एक्चुअली जिनको वो डिजीज है उनमें से कितनों को ये चेक कर सकता है, कितनों को ये पिक कर सकता है, ट्रू पॉजिटिव्स को कितना आइडेंटिफाई कर सकता है. That is sensitivity. True positives को आइडेंटिफाई कर. फिर आती है स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी का मतलब कि ट्रू नेगेटिव्स को, कि जिनको ये कंडीशन नहीं है उनको ये ना पिक करे. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स whom the test identifies as having the condition who do have it. इस कंफ्यूजिंग जुमले का मतलब क्या है? इसका अब आपके सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में डिनोमिनेटर था पेशेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैड द कंडीशन या टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु डिडंट हैव द कंडीशन.
ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के डिनोमिनेटर्स हैं। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब जितने भी आपके टेस्ट पॉजिटिव आए उनमें से असल में कितनों को था, दैट इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। इसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट्स हैं। सो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जितने हैं उनमें से कितनों को एक्चुअली डिजीज थी, और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जितने नेगेटिव आए हैं उनमें से कितनों में एक्चुअली डिजीज वाकई नहीं। अब फॉर एग्जांपल नई डिजीज हमारे पास आई है कोरोना, ठीक है, और कोरोना के लिए कोई इस्टेब्लिश्ड टेस्टिंग नहीं है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी वायरस को टेस्ट करने के लिए आप उसका रियल टाइम पीसीआर तो कर ही सकते हो, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक होती है, ठीक है, और इसमें आपका हर जगह पीसीआर फैसिलिटीज, हर जगह एक्सपर्टीज में अवेलेबल नहीं होती, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी आजकल नए टेस्ट डेवलप हो रहे हैं कि एंटीबॉडी लेवल्स के एलाइजा डेवलप किए जाएं कोविड के खिलाफ, और वो टेस्ट जो है वो फिर मार्केट में लाया जाए, क्योंकि एलाइजा जल्दी भी हो जाता है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और जल्दी उसके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। तो अब अगर इस टेस्ट की बात करें, अब आप इस डायग्राम को देखो जो मैंने दी है, तो सपोज एक्चुअली आपने 80 पेशेंट्स देखे जो कि सस्पेक्टेड कोविड थे, राइट? उनमें से जब आपने रियल टाइम पीसीआर किया 10 में था, सॉरी, और 70 में नहीं था। आपके गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ने ये शो किया कि आपके 10 में कोविड था पेशेंट्स और 70 में नहीं था। अब आप इस पे अपने वो वाला ये जो 10 थे इनमें से 2 कट ऑफ वैल्यू जो उस टेस्ट ने प्रपोज की उससे ऊपर 8 का रिजल्ट आया। सो इन 10 में से 8 टेस्टेड पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट और उसकी कट ऑफ वैल्यू। लेकिन 2 जो थे जिनको कोविड था लेकिन वो कट ऑफ वैल्यू से उनकी कम आ रही थी लेवल्स, और उनको इस टेस्ट ने नेगेटिव डिक्लेयर किया। तो इस टेस्ट ने 8 ट्रू पॉजिटिव्स दिए, लेकिन इसने 2 फॉल्स नेगेटिव्स भी दिए। तो 65 लोग जो थे उनका ये टेस्ट कट ऑफ वैल्यू से नीचे आया। They were correctly identified as being negative. They were negative and 65 were correctly identified as being negative. This is true negative. लेकिन इनमें से 5 थे जिनको एक्चुअली कोविड नहीं था, लेकिन इनके लेवल्स कट ऑफ वैल्यू से ऊपर निकले और ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले, क्योंकि ये एक्चुअली कोविड नहीं थे लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले। कोई भी रीजन हो सकता है। कई दफा आपको पता है मोलेकुलर सिमिलैरिटी की वजह से जो एंटीबॉडीज बनती हैं दूसरे के अगेंस्ट भी पॉजिटिव आ सकती हैं। टेस्ट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। किसी को कोई रिलेटेड इलनेस हो सकती है जिसमें कोई रिलेटेड वायरस था। अब सेंसिटिविटी क्या थी? ट्रू पॉजिटिव्स। ये ट्रू पॉजिटिव्स है ना। सो सेंसिटिविटी ऑफ दिस न्यूली डेवलप्ड किट इज 8/10, 80%। सेंसिटिविटी ऑफ दिस न्यूली डेवलप्ड किट, और वो किट डेवलप होने से पहले किसी ने प्रपोज किया होगा ना रिसर्च करके। जैसे आप लोग जो डेवलप कर रहे हो बायोमार्कर्स, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो उनकी किट्स बनेंगी और वो मार्केट में आएंगे, ठीक है। सो यहाँ इस किट की सेंसिटिविटी है 80% और स्पेसिफिसिटी वाज द एबिलिटी टू चेक ट्रू नेगेटिव्स। ट्रू नेगेटिव्स जो है इसके 65/70 हैं और वो बनता है 93%। तो ये जो नई, अच्छा ये इसकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। मुझे नहीं पता इस वक्त मार्केट में जो एलाइजा किट्स आई हैं वो इनकी एक्चुअली कितनी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है। मैंने तो एग्जांपल बनाई है, डिफिकल्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अब आप सोचें कि जी हमें पता तो चल रहा है सेंसिटिविटी से ट्रू पॉजिटिव्स, स्पेसिफिसिटी से ट्रू नेगेटिव्स, तो हम क्यों नाक को उल्टे तरीके से पकड़ना चाहते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज को देख के? इसका जवाब कि जब आप रिसर्च करते हैं ना तब तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी मेजर करना मेक सेंस। व्हाई? बिकॉज आपने डिनोमिनेटर में डालना है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली हैव द डिजीज एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली डोंट हैव द डिजीज, और वो आपने के लिहाज से पहले ही ग्रुप्स बना लिए, तो आपको पता है, आपके लिए ये इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है। लेकिन इन रियल टाइम वर्ल्ड क्लिनिकल सिनेरियोज में प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस के लिए के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो क्या करेंगे, वो आपको कोई नया टेस्ट लिख के देंगे तो वो ये जानना है कि जब इस टेस्ट का रिजल्ट आएगा
उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू में मैं कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो मैं कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ, अगर वो नेगेटिव आएगा तो मैं कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ। सो जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें से एक्चुअली कितनों को डिजीज, जितने भी ये नेगेटिव हैं उतने में से कितने एक्चुअली डिजीज फ्री थे, तो उनके लिए जो आंसर है वो ये बेहतर है। So that is why from the point of view of clinicians and clinical practice, predictive values are better, and that is why we have to predictive values in our practice as well. बस रह जाता है कट ऑफ पॉइंट का, क्योंकि असल सारी बात आके कट ऑफ पॉइंट पे आती है कि हमें दो चीजें चाहिए। एक तो ये चाहिए कि क्या ये टेस्ट सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिजीज और नॉन डिजीज आउटकम प्लस आउटकम माइनस के दरमियान में पेशेंट्स को। तो ये कि अगर कर रहा है तो इसकी ऑप्टिमल कट ऑफ पॉइंट क्या होना चाहिए, इस पे हमारा। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस ग्राफ को देखें जिसके वाइज पे आपको नजर आ रही है सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी क्या थी? ट्रू पॉजिटिव। 80% हाँ, ट्रू पॉजिटिव्स, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव, और स्पेसिफिसिटी है ट्रू नेगेटिव्स। ट्रू नेगेटिव, ठीक है। अगर स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव है तो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी क्या होगी? इस स्लाइड पे मैं आती हूँ कि इधर हमारी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी तो ये हो गई कि ये 8/10 कि जो ट्रू पॉजिटिव थे और एक्चुअली वो उनको डिजीज भी थी, दैट्स व्हाई वी कॉल देम ट्रू पॉजिटिव। तो ये हमने वैल्यू लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हम फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी कंसर्न है कि ये टेस्ट की डिफरेंशिएटिंग क्वालिटी को हम देखना चाह रहे हैं ना। तो आरओसी कर्व जो बनता है ना वो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव के दरमियान बनता है, एंड दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव तो है लेकिन दिस इज विदाउट कोविड। पॉजिटिव को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये 6, तो ये आपके जो 6 आपकी क्या कहते हैं, हमने कैलकुलेट की थी ना सेंसिटिविटी और सॉरी स्पेसिफिसिटी, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी अगर हम कर देंगे तो हमारा निकल फॉल्स पॉजिटिव। स्पेसिफिसिटी इस टेस्ट की 93% थी, 65/70 इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी थी, ठीक है। 93%, 93% के बाकी जो है 100% में से वो फॉल्स पॉजिटिव है, राइट। अगर 93% जो है वो 93% जो है ये ट्रू नेगेटिव्स हैं, तो ये जो है फॉल्स नेगेटिव नहीं होंगे, फॉल्स नेगेटिव नहीं, फॉल्स नेगेटिव ये है ना। हाँ जी, पॉजिटिव होंगे। जो आपके 5 है ना, ये 70 जो है दे आर दोज विदाउट कोविड, ठीक है। these 70 these are with कोविड। तो इनमें से जो पॉजिटिव आए वो ट्रू पॉजिटिव्स है और वो हमारी सेंसिटिविटी है। अग्रीड, यू अंडरस्टैंड नाउ कि ये आपका पूरा ब्लॉक है स्पेसिफिसिटी वाला। इसमें से ये वाला हिस्सा 93% जो है वो आपका स्पेसिफिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, विच आर ट्रू नेगेटिव्स। तो 100% में से आप इस पूरे चंक का में से आप इतना निकाल दो तो ये जो रह जाएगा ये आपका 1 माइनस स्पेसिफिसिटी होगा। और ये क्या है एक्चुअली? दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट इन पेशेंट्स हु डोंट हैव कोविड, सो दिस इज अ फॉल्स पॉजिटिव। ये हमारा आ जाता है आरओसी कर्व जो हमने बनाना है between sensitivity which is true positives and one specificity which is false positive. Now अगर एक ideal test होता जो सिर्फ और सिर्फ जो है आप ट्रू पॉजिटिव को ही चेक करता है, बिल्कुल भी कभी फॉल्स पॉजिटिव नहीं करता, तो उसमें के सारे यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव 0 होंगे, पॉजिटिव 100% होंगे, है ना। तो स्ट्रेट लाइन आएगी। एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल टेस्ट जिसकी फॉल्स पॉजिटिव्स बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ 0 पे ही लाइन आती रहेगी, और 100 और उसके 100% ट्रू पॉजिटिव्स हैं तो वो यहाँ 100 तक उसकी स्ट्रेट लाइन जाएगी। अग्रीड? यस मैम, यस मैम। होता नहीं है। होता क्या है कि हमारे अक्सर टेस्ट्स जो हम बनाएंगे, हमारे ग्राफ्स जो हैं वो कुछ इस तरह से करना, क्योंकि उनमें कुछ फॉल्स पॉजिटिव आएंगे, कुछ ट्रू पॉजिटिव आएंगे, और उस बेसिस हमारा आरओसी कर्व इससे कम बनेगा। इस तरह के कर्व को 100% कहते हैं, जो कि होता है, ठीक है। रिमेंबर, इस तरह का कर्व स्ट्रेट लाइन गोइंग अप टू 100 एंड देन अ प्लेटू,
This is percent. Area under the curve in this case is 100%.